हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लंबी क्लास थी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी जो थी उसकी डेफिनेशन भी बताई और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सॉल्व किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज जो है उसके सराउंडिंग का एक रीजन है जिसमें किसी दूसरे फील्ड को अपन रखते हैं, तो वो दूसरा जो चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो जो टेस्ट चार्ज है वो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू F/Q0। फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पोजीशन। अब हम आगे एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें इक्वेशन की सारी जो अपनी लॉज ऑफ मोशन है वो उसमें जो इक्वेशन आ रही थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सारी इक्वेशन हम इसमें, वो तीनों इक्वेशन हम इसमें यूज लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक प्रॉब्लम और इसी में मैं आपको बताऊं। लेट कंसिडर ए बॉब ऑफ मास m have charge q suspended in a plane। ऐसे मैंने एक प्लेन में इसको लटका रखा है एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर ये चार्ज है जिसका मास कितना है? m है। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पर क्या लगेगा? ये फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद में ये इस टाइप से यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग थी जिसकी लेंथ L थी ये ऐसे हो जाएगी, यानी कि एक वर्टिकल से एंगल बना लेगी ये कितना? थीटा। और स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। ये यहाँ से मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ आ गई है। इसका रीजन क्या है? रीजन है इस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसको कहाँ पे रखा है? मैंने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और इसके ऊपर चार्ज है, इसका मास m है और L लेंथ की स्ट्रिंग से ये सस्पेंडेड है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने की वजह से ये यहाँ से और इस शेप में आ जाएगा। जब ये इस शेप में आ जाएगा तो ये कह रहा है कि वर्टिकल से जब ये इक्विलिब्रियम में है यानी कि यहाँ पे आके रुक जाएगा। इस केस में यहाँ पर ये वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आपसे थीटा अगर क्वेश्चन में पूछता है तो बड़े आराम से हम इसको बता सकते हैं। देखो mg कहाँ लग रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड। इधर ये क्यों आया? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe, और उसकी वैल्यू होती है Fe इज इक्वल टू QE। तो QE इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है। बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में देखिए एक T इधर लग रहा है। तो यहाँ से मैं इसको बता दूंगा, ये मैंने सॉल्व किया भी था पहले, T cos थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा T sin थीटा। आपसे पूछ रहा है कि इस कंडीशन में, बैलेंसिंग की कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक इक्वेशन बन जाएगी T cos थीटा इज इक्वल टू mg, एक बन गया T cos थीटा इज इक्वल टू mg, दूसरा बन गया T sin थीटा इज इक्वल टू QE। इसको इक्वेशन 1 और 2। अब यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। तो ये हो गया है tan थीटा और इसकी वैल्यू हो गई है QE बाई mg। इसको मैं W बोल सकता हूँ। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE बाई W। ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप इसमें जो टेंशन है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को स्क्वायर कर देंगे। T स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर g स्क्वायर, T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर e स्क्वायर। यहाँ से T स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसका तो ये यहाँ पे अगर मैं T यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा रूट Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, या आप इसको W स्क्वायर बोल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, T इज इक्वल टू इसको स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ये प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करवा दी थी। तो इस टाइप से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये मैंने यहाँ पे एक
बॉब जो है उसको एक स्ट्रिंग से अटैच करके सस्पेंडेड किया है प्लेन के अंदर, तो उस पर फोर्स लगेगा जिससे कि ये इस टाइप से आ जाएगा। इसमें बैलेंसिंग कंडीशन में आपको ये चीज़ बता सकता है, थीटा पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, कोई सी भी प्रॉब्लम पूछता है तो आप फटाक से इसका रिजल्ट निकाल करके और ये इसमें आंसर हम दे देंगे। अब इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए है इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि जो अपना मीन पोजीशन होता है उससे लेफ्ट जाता है, फिर मीन पोजीशन में आता है, फिर राइट में आता है। अब उसमें क्या होगा कि जब वो इधर जाएगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इसको रख दिया है। किस में रख दिया है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो सिंपल पेंडुलम में जो पीरियोडिक टाइम जो था उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, जिसको G को हम कहते हैं G इफेक्टिव और L को कहते हैं L इफेक्टिव। ये हमने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में स्टडी किया था। कब? पिछली साल हमने ये फॉर्मूला निकाला था कि अगर इस टाइप से कोई मोशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो उसका जो पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम कितना होता है? जैसे यहाँ से ये इधर गया, वापस आया T/2, फिर 3T/4 और वापस आ गया, कितना हो गया? T हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, 0 से T/4, फिर वापस आया T/2, फिर 3T/4 और वापस आया, कितना हो गया? T हो गया। तो ऐसे ये T जो है उसमें उसकी जो वैल्यू गिवन होती है वो होती है 2 पाई रूट L बाई जी, जिसमें L इसकी लेंथ होती है, G इफेक्टिव होता है इसमें। तो अब ये G इफेक्टिव, इस केस में G इफेक्टिव कितना हो जाएगा ये मैं आपको, जैसे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने स्टार्ट करा दिया और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ डेवलप मैंने कर रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और लग रहा है, तो ये G इफेक्टिव कितना हो जाएगा उसके लिए अलग अलग केस में मैं अलग अलग डायरेक्शन में मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाऊंगा इस पर। और उसमें पहला मेरा केस होगा इफ़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है मैंने वो कैसे लगाया है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया है। देखो ये यहाँ से इधर गया, यहाँ पर जब ये यहाँ पे जाएगा, पहले केस के अंदर फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा इस पर। तो देखिए ये एक तो इस पे mg था ही पहले से, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखिए ये हो गया Fe और ये हो गया कितना? mg। Fe कितना हो जाता है? QE हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F बाई Q, जिससे F इज इक्वल टू कितना हो जाता है? QE हो जाता है। Q इसका चार्ज है और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अब ये यहाँ पे G जो आपका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? Ma इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये Ma इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस QE। ठीक है, Ma इज इक्वल टू mg प्लस QE। तो अब इसका इफेक्टिव जो है वो कितना हो जाएगा? G डैश, G इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा G प्लस कितना हो जाएगा? QE बाई M। कितना हो जाएगा? G इफेक्टिव इज इक्वल टू G प्लस QE बाई M, क्योंकि यहाँ से A लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा G और ये QE बाई M हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे G प्लस QE बाई M। ये होगा ये अब इफेक्टिव, यानी कि पहले G था और अब हो जाएगा, अगर मैं बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाता हूं तो G रहेगा, G इफेक्टिव केवल G ही रहेगा। और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डेवलप कर दिया है, तो और उसकी डायरेक्शन किधर है? उसकी डायरेक्शन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अगर ऐसे उसकी डायरेक्शन है तो फिर वो G जो है वो G इफेक्टिव हो जाएगा G प्लस QE बाई M। तो अब इससे पीरियोडिक टाइम पे क्या इफेक्ट होगा? देखिए पीरियोडिक टाइम पे हो जाएगा 2 पाई रूट L बाई G को मैं लिख दूंगा G प्लस QE बाई M, यानी ये वाला अमाउंट राइज हो गया है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी कि अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर देता हूँ तो जो T डैश है उसकी वैल्यू बिना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी T की उससे क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। T डैश इज लेस देन T। किस केस में? जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है
दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो टी डैश इज लेस देन टी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, एक बॉल, चार्ज बॉल है जिसका मास m है और उसमें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, और उसमें वहाँ पर अगर एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसका जो पीरियोडिक टाइम है उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो हम कह देंगे पीरियोडिक टाइम उसका क्या हो जाएगा, पहले वाले से लेस हो जाएगा। और हम इसको प्रूफ भी कर देंगे क्योंकि पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला ये वाला होता है जिसमें जी इफेक्टिव जो है वो अब कितना बन जाएगा, जी प्लस क्यू ई बाई एम बन जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ ही है, जिससे टी डैश की वैल्यू ये वाली बन जाएगी, यानी कि ये टी से लेस हो जाएगी। टी डैश इज लेस देन टी कब, जब ये वर्टिकली कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। अब दूसरे केस में आपसे ये कहे, सेकंड केस में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने लगाया है ये किधर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ पर mg ये नीचे लग रहा था और ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो सॉरी अपवर्ड लगेगा, तो ये हो गया आपका qe इधर। अब यहाँ पे ma इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस qe, कितना हो जाएगा, ma इज इक्वल टू mg माइनस qe, और यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा g माइनस qe बाई m। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब g इफेक्टिव में देखो कितना हो जाएगा, g माइनस qe बाई m, कितना हो जाएगा, g इफेक्टिव इज इक्वल टू g माइनस qe बाई m, और यहाँ पे हो जाएगा g माइनस qe बाई m, यानी कि ये वाला अमाउंट कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हम बता देंगे कि टी डैश की जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, किससे, टी से, ये वाला टी डैश इज ग्रेटर देन टी। कब, जब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो वर्टिकली किधर है, अपवर्ड है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ये कम हो जाएगा, और वर्टिकली अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा केस इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है एक चार्ज पार्टिकल का जिसका मास m है, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें हो रहा है, और वहाँ पर अगर हम हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दें और प्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो ये वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, QE इधर। अब यहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, इन दोनों का, क्योंकि दोनों देखो एक इधर लग रहा है दूसरा इधर वाला लग रहा है, दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे t, इसमें भी t जो है वो उससे पहले वाले से कम हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करके लिख देंगे, रूट कितना हो जाएगा, QE स्क्वायर, दोनों परपेंडिकुलर है ना दोनों, ये F1 और F2 है, A वेक्टर B वेक्टर, रिजल्टेंट निकालते हैं तो आता ना R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री है तो रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये होगा mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, g स्क्वायर प्लस आपका QE बाई m का स्क्वायर इसमें हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया है, कि आपका सेकंड केस हो गया है, और थर्ड वाले केस में हम कितना कर देंगे इसको, अगर वैल्यू लिखनी ही चाहें तो आप ऐसे इसको वैल्यू को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर, ठीक है ना, g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये इस केस में जो t होगा हमारा, t डबल डैश में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट L बाई G। इफेक्टिव जो है उसको हम लिख देंगे कितना, रूट तो पहले से ही था, तो ये हो जाएगा हमारा g स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। ऐसे आप इसको लिख करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई है। ये था हमारा एक केस। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमारा टॉपिक जो है अब
जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से आपको पता है कि हमारे पास सपोज एक पॉइंट चार्ज है जिस पर वैल्यू जो है वो कितनी है, Q है। यहाँ से आपको R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। कौन से चार्ज से? पॉइंट चार्ज से। ये पॉइंट चार्ज है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है, वहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज पुट अप कर देते हैं, रख देते हैं, सॉरी ये Q नॉट हो गया है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा अपॉन एक्सपेरिमेंटल चार्ज, ये हो जाएगी यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पर फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला चार्ज लगाएगा। तो कूलम्ब फोर्स कितना हो गया है? Q नॉट बाई R स्क्वायर, और ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E वेक्टर इज इक्वल टू आ गया KQ बाई R स्क्वायर। ये सर ने आपको करवा दिया था, ये R कैप। E वेक्टर इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर R कैप। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है, इस पॉइंट को हम इस चार्ज से एडजॉइन कर देते हैं, लाइन ऑफ एडजॉइन ऑफ चार्ज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट और इसको हम एडजॉइन कर देते हैं। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर हम लेते हैं तो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर लेंगे तो ये आउटवर्ड इधर, यहाँ पर लेंगे तो आउटवर्ड इधर, और यहाँ पर लेंगे तो आउटवर्ड इधर। अगर यहाँ पे लेते हैं तो रेडियली इसको, इस पॉइंट को मुझे इससे एडजॉइन कर देना, इससे ये आउटवर्ड इधर हो गई है। ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड। कब? जब ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली कैसा हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल चार्ज को रख देंगे और इसको हम इससे मिला देंगे, एडजॉइन कर देंगे। एडजॉइन करने वाली जो लाइन है उस पर इलेक्ट्रिक, वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा ऐसे, यहाँ पे है तो ऐसे, यहाँ पे निकालना है तो रेडियली क्या हो गया है, ये इनवर्ड। तो ये रेडियली अपवर्ड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, और नेगेटिव जो चार्ज है उसके लिए क्या हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। इस टाइप से हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। उसके बाद में आप इसमें भी बता सकते हैं E इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। यानी कि जैसे आप इसको जनरल वे में यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको आप एक बल्ब मान लें कि एक बल्ब है, उससे जैसे लाइट निकल रही है वैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं। जैसे बल्ब जो है, एक बल्ब अपन लेते हैं, उससे जो लाइट निकलती है, सिमिलरली एक चार्ज से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे से एसोसिएट होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ड आ रही हैं। हम उसके पास देखेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया में ज़्यादा है। दूर जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये चीज़ भी हम इसमें बता सकते हैं। ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहें तो देखिए ये R है, ये E है, तो ग्राफ आपका ऐसे आ जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए आपने पहले एक सिस्टम के लिए न्यूट्रल पॉइंट देखा था। न्यूट्रल पॉइंट वो होता है जिस पर फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे किसकी वैल्यू 0 बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर मैं बात करना चाहूँ तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कौन सा? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इसकी डायरेक्शन इधर होती है, आउटवर्ड, और अगर चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाती है? इनवर्ड हो जाती है। ये हमें पता है। अब न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें? देखिए अगर मेरे पास दो लाइक चार्ज हैं, जैसे ये Q है, ये भी Q है, दोनों कैसे चार्ज हैं? लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज है। ये Q1 कर दिया, ये Q2 कर दिया मैंने, और मैंने ये कह दिया Q1 इज लेस देन Q2। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाले उसमें चार्ज के लिए बताया था कि अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो इनके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? बिटवीन द A एंड B।
बिटवीन द ए एंड बी, कब? व्हेन बोथ आर लाइक चार्ज एंड नियर द स्मॉलर चार्ज। बताया था मैंने आपको, बिटवीन द ए एंड बी एंड नियर द स्मॉलर चार्ज। अब स्मॉलर कौन सा है इन दोनों में से? स्मॉलर ये वाला है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनेगा ऐसे। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए ये ए से आप देखिए ये भी और ये भी दोनों सेम चार्ज है। मैंने सपोज कर लिया दोनों पॉजिटिव ही चार्ज है। देखो इस पर इंटेंसिटी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी इस चार्ज से, और इस चार्ज से किधर होगी? इस साइड में होगी, क्योंकि ये चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इससे मैंने डिस्टेंस ज़्यादा ले ली। इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इससे डिस्टेंस भी क्या ले ली? कम ले ली, जिससे कि देखो ये वाली जो है वो E1 वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जो लग रहा है वो कितना है? E2 वेक्टर है। और इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा और ये पॉइंट पर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी? इंटेंसिटी की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे 0 होगी, न्यूट्रल पॉइंट कहां पे होगा? बिटवीन द ए एंड बी। एंड इफ both have different magnitude then it will be near the smaller charge। तो यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है। ऐसे हम इसको एक एग्जाम्पल ये मैंने लेकर के बताया है न्यूट्रल पॉइंट का। दूसरा अपन इसमें बताएं बोथ आर अनलाइक चार्ज। बोथ आर अनलाइक चार्ज, जैसे सपोज किया मैंने ये वाला, ये एक चार्ज है यहाँ पे प्लस Q1 और दूसरा है माइनस Q2, और इसमें भी मैंने ये कह दिया कि Q1 की वैल्यू Q2 से लेस है ये वाला। तो इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? बिटवीन ए एंड बी नहीं होगा, बिटवीन ए एंड बी नहीं होगा। किधर होगा? नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पे नियर द स्मॉलर चार्ज ये पॉइंट कर दिया मैंने C। ये C पॉइंट जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच में ये C पॉइंट कहाँ पे होगा? बिटवीन ए एंड बी नियर द स्मॉलर चार्ज। अगर ये अपोजिट चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, तो यहाँ पे इसके बिटवीन में नहीं होगा, इससे बाहर होगा। और कौन सी साइड में होगा? जिस साइड में चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है। तो इधर ए पर मैग्नीट्यूड कम है इसलिए ए के नज़दीक होगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ से इधर लेंगे तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ई ए वेक्टर, और उससे लेंगे तो ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ हो जाएगा, देखिए ये वाला ई बी वेक्टर। और इस पॉइंट पर दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस कम है, चार्ज भी कम है। डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन चार्ज भी क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि E की वैल्यू होती कितनी है? देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, KQ/R² ही तो होती है। अगर Q भी ज़्यादा है और R भी ज़्यादा है तो E वही रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए R ज़्यादा है लेकिन Q भी तो ज़्यादा है। इस पॉइंट से यहाँ पर R की वैल्यू कम है, सेपरेशन कम है, लेकिन Q भी कम है, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इस वाले से आउटवर्ड ये वाली हो गई है और इस वाले से इनवर्ड ये वाली हो गई। डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा जो नियर द क्या होगा? स्मॉलर चार्ज होगा। एक बात और आप इसमें ध्यान रखें, जैसे थर्ड केस में आपको बताऊं, अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे ये Q हो और ये माइनस Q हो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों तरफ बराबर मैग्नीट्यूड हो, ये A ये B, अब इसमें बीच में होने का तो सवाल ही नहीं है, इसमें तो न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं। इसमें न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। जैसे मैं सपोज करूं यहाँ की, यहाँ पर इस साइड के लिए कितना होगा? देखो KQ/A², या ये वाला डिस्टेंस है R², और इसके लिए लेंगे तो ये KQ/ ये अगर R है और ये A है तो ये यहाँ से लेके कितना हो गया? ये R+A, तो ये हो गया R+A²। हाँ, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये मैग्नीट्यूड कितना है? KQ/R², और इसके लिए कितना आ रहा है? KQ/R+A²। ये सेपरेशन तो राइज हो रहा है या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन Q वेरी नहीं कर रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा था? R भी वेरी कर रहा था और Q भी वेरी कर रहा था। इस वाले में R कम था
और Q भी कम था। इस वाले में R ज़्यादा है और Q भी ज़्यादा है, तो बैलेंस हो गया, न्यूट्रल पॉइंट बन गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में Q तो कांस्टेंट है और R वेरी कर रहा है, इसलिए इस केस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा। यानी कि अगर दोनों तरफ A और B पर चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और वो अनलाइक चार्ज हैं, तो फिर उसके लिए न्यूट्रल पॉइंट नहीं बनेगा। ये यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का टॉपिक आपका मैंने आपको एग्जांपल दे करके बता दिया है। अब इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मैं इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। कल की क्लास भी अपनी काफ़ी लंबी हो गई थी, आज मैं एक PDF और सेंड कर दूँगा आपको, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हर टाइप से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जो मर्ज होकर के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम, सिंपल पेंडुलम को भी, बैलेंस वाले को, इक्विलिब्रियम वाले को भी हमने डिस्कस किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली पीरियोडिक टाइम को भी हमने डिस्कस किया है ना। और इक्विलिब्रियम में कैसे, कहाँ पे जीरो होगा, बैलेंसिंग कहाँ पे आएगी, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे बनेगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी वे में आगे आपसे जैसे क्वेश्चन पूछता है तो बड़े आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि दोनों पॉइंट चार्ज हैं, दोनों अगर अनलाइक हैं तो वो नियर द स्मॉलर चार्ज होगा, और अगर वो लाइक चार्ज है तो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन A एंड B बनेगा, नियर द स्मॉलर चार्ज बनेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है, टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग द चार्ज। यानी कि दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे ये देखिए, ये प्लस Q है और ये कितना है, माइनस Q है, और इसके बीच में अगर ये पूछ रहा है, देखिए मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये कितना है, R है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया डियर, R/2। ये भी कितना हो गया, R/2। देखो यहाँ पर ये A है, ये B है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू A, तो ड्यू टू A हो गया है EA वेक्टर। देखिए KQ बाई डिस्टेंस कितना हो गया, R/2 का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर हो गई है, देखो इधर इस साइड में होगी आउटवर्ड, तो इसको मैंने लिख दिया I कैप। कितना लिख दिया, I कैप। तो एक इक्वेशन मेरा ये वाला आ गया है। दूसरा मैंने लिखा EB वेक्टर, दूसरे से मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, KQ बाई R/2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी भी इधर ही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी इधर ही है, तो इसको भी मैंने कितना लिख दिया, I के। दोनों से डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रही है। इससे आउटवर्ड इधर आ रहा है, इससे इनवर्ड इधर आ रहा है, तो ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन है। तो टोटल E जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी KQ बाई R/2 का स्क्वायर प्लस KQ बाई R/2 का स्क्वायर, और ये डायरेक्शन हो गई है इसकी I कैप। ये इसका रिजल्ट आपके पास आ गया है, ऐसे हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको बता देंगे, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड हो जाएगी। अब हम और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, a point charge Q is placed at center of square. Magnitude of electric field at any one corner is E1 and at midpoint one any side is E2. Find out E1 and E2. आपसे कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसकी हर साइड की लेंथ बराबर है। ये भी A है और ये भी कितना है, A है, और ये भी कितना है, A है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके सेंटर में एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और किसी भी एक कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इधर, ये है आपकी E1, इसको मैंने लिखा E1 वेक्टर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, यानी कि इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई, E2 वेक्टर हो गई। इधर लूँगा मैं तो E3 वेक्टर। देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होंगे,
लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ये वाली है और यहाँ पर ये वाली है। यहाँ पर ऐसे रेडियली मैंने आपको बताया था, आउटवर्ड और इनवर्ड। रेडियली है तो इस पॉइंट पर रेडियली इसको मैं यहाँ से एडजॉइन करूँगा तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, इससे करूँगा तो ये वाली हो गई, यहाँ पे करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगी। तो रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। तो ये आपसे कह रहा है कि E1 का मैग्नीट्यूड अपॉन E2 का मैग्नीट्यूड, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में E1 अपॉन E2 दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपको बताना है। तो बड़े आराम से आप इसको बता देंगे। देखो ये Q आपको गिवन है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A/2। यहाँ से डिस्टेंस देखो, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक A है तो ये आधी कितनी हो गई है, A/2 हो गई है। इसमें R = A/2 हो गया। अब इसमें कितना होगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना अपन, ये वाली लेंथ जो है वो A² + A², तो ये हो गया 2A², तो √2A हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, √2A, और ये आधी हो गई तो √2A/2, तो कितनी हो गई, A/√2। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेना ना आप इसको। ये A² = ये वाली लेंथ का स्क्वायर। करके बताऊं क्या, ये A और ये B और ये वाला C, AC² = AB² + BC²। तो ये लिख दिया A² + A² = 2A², और AC = करेंगे तो कितना आ गया, √2 × A, और ये इसका आधा है तो ये हो जाएगा, ये R जो होगी वो हो जाएगी AC/2, यानी कि √2A/2, और ये हो गया A/√2। बहुत सारी फील्डिंग आप मेरे से करवाते हो। R = A/√2। अब मुझे E1/E2 यहाँ से सॉल्व करना है, तो देखिए E1 कितना हो जाएगा, E1 इसका मैग्नीट्यूड की बात करें कितना होता है, KQ/R²। KQ एज इट इज लिखा मैंने, R कितना हो गया, A/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो KQ/A², और ये हो गया 2। ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, E1 की आ गई, इसका मैग्नीट्यूड आ गया है। सिमिलरली E2 कितना करेंगे हम, E2 ये वाला है, तो ये हो गया E2 के लिए, ये E2 = KQ/R। R कितना है, A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया ये, KQ/A², और इसका किया तो ये आ गया 4, तो 4 KQ/A², कितना आ गया, 4 KQ/A²। तो E1 को तो हम लिख देंगे कितना, KQ/2A², और उसको लिख देंगे हम E2 को 4 KQ/A²। देखो A² से A², KQ कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया है, E1/E2 = 1/8। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन को देख लेना, मैं स्पीड कर लेता हूँ। तो कैलकुलेशन के लिए आप ये सोच लेना कि सर ने नहीं किए, हमने किए, थोड़ा मैं दिमाग जो है वो इस पे लगा लेता हूँ। तो कैलकुलेशन में 19-20 कई बार हम बोलते बोलते लिख देते हैं, जैसे एक पिछले टॉपिक में भी, कई टॉपिकों में हम बोल देते हैं जनरली, वो जनरली मैं नहीं बोलता हूँ, ये समझ लेना आप, क्योंकि उसमें जैसे एक टॉपिक अपन ने लिखा था जिसमें अपन ने लिखा था पावर y की पावर 1, मैंने बोला 1 था और उसको लिख दिया था 2, बोला 1 था और उसको 2 लिख दिया था। तो आप उसको छोटी मोटी सिली मिस्टेक होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है, तो आप छोटी मोटी कोई सिली मिस्टेक होती है उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि हम भी कैमरे के सामने, हमारा भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों से सीख रहे हैं कैमरे के सामने, तो थोड़ा सा माइंड दाएं बाएं हो जाता है, तो कैलकुलेशन जो है वो हल्की सी लेफ़्ट राइट हो जाती हैं। कंसेप्ट तो नहीं होता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा आप कंसीडर कर लिया करो, कैलकुलेशन खुद ही सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन होती है। तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड रह गया, तो कोई अगर ऐसा आता है तो उसका कोई इशू नहीं बनाए। अगला क्वेश्चन आपका है, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अनदर कॉर्नर इज E, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये कह रहा है इक्विलैटरल, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक इक्विलैटरल मेरे पास चार्ज है
इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। ये इक्विलैटरल है, ये इसकी साइड मैंने मान ली है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये कह रहा है कि इससे इस साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ये गिवन है आपके पास एक साइड पर, दूसरी कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे, इस चार्ज से कितनी गिवन है, Q गिवन है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे यानी कि इस पर बताइए कितना होगा। तो हमें पता है कि यहाँ से लेंथ कितनी होती है, a/√3। इसको भी आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे ना। देखो ये 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री है, 30 डिग्री करके मैंने सॉल्व भी कराया था। ये वाला तो ले लेंगे a/2, कॉस वाला फॉर्मूला ले लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कर देंगे ना, तो बेस तो हो जाएगा a/2, और ये इसको कैलकुलेट करना है तो आप ये देखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी a/√3। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, E है। ये E की वैल्यू कितनी हो सकती है डियर, देखो ये यहाँ से यहाँ पर KQ/A², यानी कि जो KQ/A² है उसकी वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूँ, E लिख सकता हूँ। ये गिवन है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, KQ/A², यानी KQ/A² किसके इक्वल है, E के इक्वल है। यहाँ पे पूछ रहा है। अब a/√3 यहाँ से डिस्टेंस है तो आपसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, KQ/R²। KQ/R², ये K लिखा, Q लिखा, R को कितना लिखा, a/√3, a/√3 इसका स्क्वायर। क्या लिखूंगा, KQ/A²√3 का स्क्वायर ऊपर गया, कितना हो गया 3KQ/A²। अब मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, E दे रखी है, यानी KQ²/A² की वैल्यू किसके बराबर है, E की वैल्यू के बराबर है। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 3E। EC इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, 3E। E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वन कॉर्नर ड्यू टू दिस चार्ज। तो EC इज इक्वल टू 3। जैसे क्वेश्चन में पूछ ले कि यहाँ पे E है तो बताइए यहाँ पे कितना E होगा, 2E होगा, 4E होगा, 5E होगा, तो हम इसको बता सकते हैं EC इज इक्वल टू 3E हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे E गिवन है और ये KQ/A² होता है। यहाँ पे ये लेंथ लेकर के इसको सॉल्व, नीट में NDA में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में आगे आपसे अगर बात करें अपन, आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉलीगॉन इज 0। ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये हम देख लेंगे। और एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, 2 पॉइंट चार्ज Q एंड 2Q आर प्लेस्ड एट 0A एंड A0। 0A एक तो चार्ज है आपका, मैग्नीट्यूड दे रखा है Q, और दूसरे का दे रखा है 2Q। ये Q और ये 2Q, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको, पहले के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0A, और इसके दिए हैं आपको दूसरे वाले के A एंड 0। एक चार्ज के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0A, दूसरे चार्ज के कोऑर्डिनेट दिए हैं A0 रेस्पेक्टिवली। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट AA, कहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट AA, ये आपको फाइंड आउट करना है। मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कितना एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा, कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए बड़े आराम से हम इसका डायग्राम बना देंगे। पहला चार्ज Q रखा हुआ है 0A पर, देखिए ये 0, इधर जाऊंगा ये A, और इधर जाऊंगा तो ये वाला A। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे A0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0A। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू A है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है A। यानी कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके कोऑर्डिनेट A है, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है A0, ये वाला पॉइंट जहाँ पर x एक्सिस की वैल्यू A और y एक्सिस की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट, इस पर कितना चार्ज रखा हुआ है
2q, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है q और दूसरा चार्ज 2q यहाँ पे रखा हुआ है। फिर a, तो देखो a x एक्सिस पर a, y एक्सिस पर a, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे होगी, एक तो 2q वाले चार्ज से होगी, ये इधर हो गई आउटवर्ड, इसको मैंने लिख दिया E, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ B, सॉरी इसको मैं कह रहा हूँ X और इसको मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को Y। तो ये तो हो गया आपका EX वेक्टर ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में, ये इससे इधर होगा तो ये ऐसे हो गया, ये कितना हो गया EY वेक्टर, यानी कि इस पॉइंट पर EX वेक्टर और EY वेक्टर, ये वाला EY वेक्टर इस वाले से, इससे ये दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपसे टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो टेन थीटा पूछ रहा है तो इन दोनों से ये वाला रिजल्टेंट आएगा, ये वाला, इसको मैंने कंसीडर किया थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला इसके परपेंडिकुलर, जिसको मैंने कहा है EX। देखो यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर, ये इसके बराबर, ये वाली वैल्यू क्या है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू EX अपॉन बेस, बेस ये वाला है, ये किससे, इस वाले से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन EY, टेन थीटा इज इक्वल टू EX बाई EY। अब EX की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड देखो कितना आ जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो KQ कितना है यहाँ पे 2Q है, कितना है 2Q है, डिस्टेंस कितनी है A है, तो अपॉन A स्क्वायर, यानी कि 2KQ बाई A स्क्वायर, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे लेंगे तो ये हो गया आपका EY, ये कितना हो जाएगा KQ बाई A स्क्वायर, KQ बाई A स्क्वायर। अब देखो EX बाई EY यहाँ पे करता हूँ तो EX की वैल्यू आ गई 2KQ बाई A स्क्वायर, EY की वैल्यू कितनी आई अपॉन KQ बाई A स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 2 आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया टेन इनवर्स 2, ये हमारा आंसर आ गया है। थीटा यहाँ पे एंगल है किससे, एक्स एक्सिस से, तो ये अपॉन ये मैंने कर दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से EX और EY की वैल्यू को कैलकुलेट किया और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम काफ़ी हो गया है, ऐसे हम एक दो क्वेश्चन और चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आपसे पूछ रहा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, x इज इक्वल टू a2 लेके x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ तक चार्ज है इस पूरी रॉड पर, और एक पॉइंट है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये पूरे पर चार्ज है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक बता रहा है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ पे बता रहा है, और एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर आपको चार्ज की वैल्यू बतानी है, सॉरी इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, कितनी है लैम्डा है। देखिए इस चार्ज के लिए अगर मैं लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, a हो गई है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ये वाला, इस एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर ली x, कितनी कर ली x, और ये एलिमेंट ले लिया कितना मैंने dx। इस छोटे से एलिमेंट से यहाँ पे इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लूँगा। क्वेश्चन में दिया है कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, और हमें फाइंड आउट कहाँ पे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 पर करनी है। तो मैं इस पे एक छोटा एलिमेंट लेता हूँ dx, उस dx से यहाँ पे इंटेंसिटी को देखता हूँ, dx से यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अगर मैंने इस पर छोटा एलिमेंट पर छोटा चार्ज मान लिया कितना dq मान लिया, तो इस छोटे से एलिमेंट से यहाँ पे इंटेंसिटी को मैं लिखूंगा dE इज इक्वल टू k dq बाई dx, सॉरी dq बाई ये डिस्टेंस हो गई x, तो dq बाई x स्क्वायर, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। इस छोटे से एलिमेंट जिस पर चार्ज कितना dq और
उसकी जो विड्थ है वो dx है, उस छोटे से एलिमेंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई d इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब पूरे के लिए लूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू ए टू इनफाइनाइट। डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एक्स, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ। By the definition of linear charge density, charge on per unit length is known as linear charge density, then dq becomes lambda dx। तो dq को मैं लिख सकता हूँ lambda dx, तो ये हो गया यहाँ पे d इज इक्वल टू के lambda dx बाई एक्स स्क्वायर, x की फॉर्म में आ गया आंसर। अब टोटल E निकालना है, तो ये हो गया E, इसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, क्योंकि ये डी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पे के लैम्बडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कहाँ से लेके कहाँ तक? ए से लेके इनफाइनाइट तक। के और लैम्बडा को मैं बाहर कर लूँगा, कांस्टेंट है के लैम्बडा, और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए टू इनफाइनाइट। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स ऊपर आ गया एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया एक्स एन डी एक्स का हो गया एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सॉल्व कर देंगे, -2 प्लस 1 -1 आ गया, नीचे -2 प्लस 1 -1 आ गया, -1 बाई एक्स आ गया, तो ये हो गया के लैम्बडा -1 बाई एक्स, x इज इक्वल टू ए टू इनफाइनाइट। उल्टा कर दो, के लैम्बडा, ठीक है, और 1 बाई एक्स, और इसको कर दिया मैंने इनफाइनाइट, इसको कर दिया मैंने ए, तो के लैम्बडा बाई ए, यहाँ पे आंसर आपका आ गया है के लैम्बडा बाई ए। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये आ गया के लैम्बडा बाई ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है ऐसे, के लैम्बडा बाई ए। तो ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए हैं। हम रेगुलर इसी टाइप से क्वेश्चंस करते जाएंगे। टेक्स्ट बुक जो है वो सर आपको करवाते जा रहे हैं, उसको आप अलग कॉपी में मेंटेन करेंगे, और ये वाला जो काम है इसको हम अलग कॉपी में मेंटेन करेंगे। सिली मिस्टेक जहाँ पर भी कहीं हो जाती है उसको हम क्या करते जाएंगे, इम्प्रूव उसमें करते जाएंगे। थैंक यू।